हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं विटामिन। विटामिन में भी हमने वसा में घुलनशील विटामिन समाप्त कर लिया है। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमने कौन कौन से देखे? हमने देखे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन जो हैं आपके, ये आपके हैं वसा में घुलनशील। हमने इनके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर लिया है। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाता है जल में। आपको पता है जल में 2 ही विटामिन घुलनशील होता है। एक तो हो जाता है आपका बी और दूसरा हो जाता है आपका सी। ये जो दोनों विटामिन होते हैं ये आपके होते हैं जल में घुलनशील। तो विटामिन बी समूह होता है। ये सिर्फ कोई एक विटामिन नहीं होता है, ये पूरा समूह होता है विटामिन बी का। तो इस समूह में कौन कौन से विटामिन आते हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है थायमिन, फिर राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, बायोटीन, निकोटिन, पेरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, कोलिन, इनोसिटॉल और साइनोकोबैल्मिन। ये आपके आ जाते हैं विटामिन बी के समूह में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है? और फिर होता है आपका विटामिन सी। ये होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन। तो आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन बी1 जिसका नाम है थायमिन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे थायमिन से। ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन होता है। ठीक, अब हम इसके अन्य नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको बताया है आप विटामिन में जितने भी अन्य नाम देखते हैं वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको इनके नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार आप एक नोट बनाइएगा, एक कॉपी बनाइएगा, उसमें या एक पूरा एक पेज ले लीजिएगा, उसमें सारे विटामिन और उसके अन्य नाम लिख लीजिएगा जरूर, ताकि ये आपको याद रह जाएं। तो हम थायमिन के अन्य नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? एंटी वेरी वेरी विटामिन। विटामिन बी1 का अन्य नाम क्या आ जाता है? सबसे पहले तो हम यही याद रखते हैं, विटामिन एंटी वेरी वेरी विटामिन। फिर क्या आ जाता है? तंत्रिका शोथ रोधी विटामिन। अगला क्या आ जाता है? हंगर विटामिन। ये 3 विटामिन हो जाते हैं आपके थायमिन के अन्य नाम। कौन कौन से? एंटी वेरी वेरी, तंत्रिका शोथ रोधी और फिर हंगर विटामिन। ये 3 विटामिन जो होते हैं आपके, ये होते हैं थायमिन के अन्य नाम। अब हम देख लेते हैं थायमिन की विशेषताएं। आपको पता है हमने जितनी भी विटामिन पढ़ी हैं अभी, चाहे वो ए हो, डी हो, के हो, ई हो, कोई भी विटामिन हो, हमने सारे विटामिन की विशेषताएं देखी हैं, उसके कार्य भी देखे हैं, उसकी अधिकता और कमी से दुष्प्रभाव भी देखे हैं। हमने इन सब पर चर्चा किया है। जैसे हमने विटामिन ए, डी, ई, के बारे में चर्चा किया है, वैसे हम यहाँ पर सारे विटामिन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो थायमिन की विशेषताएं देख लेते हैं। थायमिन की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले तो यह जल में घुलनशील है। आपको पता है जो थायमिन है यह जल में पूर्णतः घुलनशील होता है, लेकिन जो अल्कोहल होता है उसमें आंशिक रूप से घुलनशील होता है। तो इसकी क्या विशेषता याद रखनी है? सबसे पहली विशेषता इसको याद रखनी है। याद क्या रखनी है? आपको पता ही है, क्योंकि यह जल में घुलनशील है तो यह जल में जो है पूर्णतः घुलनशील होता है। फिर आ जाता है यह एक रंगहीन रवेदार पदार्थ है, अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। ये जो थायमीन होता है, पहली बात तो यह जल में घुलनशील होता है और यह रंगहीन रवेदार पदार्थ होता है और फिर अम्लीय माध्यम में भी स्थिर रहता है। अब जो आपके पास अगला पॉइंट आ जाता है, यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कुछ चीजें। क्या? कि यदि इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो यह क्या हो जाएगा? यह नष्ट हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में कमरे के तापक्रम पर भी यह नष्ट हो जाता है। ये इसमें क्या आ जाता है? एक विशेषता और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपको ध्यान में रखनी है। यदि थायमीन को सोडियम बाईसल्फाइड घोल में, किसमें? सोडियम बाईसल्फाइड घोल में, जिसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 4.8 से 5 है। अगर घोला जाएगा तो यह 2 अणुओं में विभक्त
हो जाएगा। कितने अणु में? 2 अणु में विभक्त हो जाएगा। तो इसमें जो आधा भाग बनेगा वो किसका बनेगा? तो वो बनेगा ये शब्द आपको याद रखना है, पायरीमिडीशियन रिंग। तो पायरीमिडीशियन रिंग बनाएगा और जो आधा भाग आपका बचेगा, वो बनाएगा थाइज़ोल रिंग। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर थायमीन को सोडियम बाइसल्फाइड घोल में घोला जाता है, तो जब वो 2 अणुओं में विभक्त होता है, तो वह किस-किस में विभक्त होता है? तो क्या याद रखना है आपको? जो यह 2 अणुओं में विभक्त होता है, तो इसका एक भाग बनाता है, या आधा भाग बोल सकते हैं। इसका एक भाग क्या बनाएगा? इसका एक भाग बनाएगा पायरीमिडीशियन रिंग बनाएगा, और दूसरा भाग जो होगा वह थाइज़ोल रिंग बनाएगा। ये इतनी बातें आपको, ये विशेषता आपको थायमीन की याद रखनी है। अब हम थायमीन के कार्य भी देख लेते हैं। थायमीन के क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले आ जाता है आपका, ये जो है वृद्धि में सहायक होता है। जो थायमीन होता है वह मनुष्य के शरीर और जो है शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास, इन सब के लिए जो है क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। जब कैसे कैसे आवश्यक है? क्योंकि जब आप इस विटामिन को खाएँगे, विटामिन बी1 से मतलब है कि थायमीन। जब आप थायमीन को खाएँगे तो आपकी भूख बढ़ेगी। जब आप भूख बढ़ेगी तो आप पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को लेंगे। जब आपके शरीर में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में जाएगा, तो आपके शरीर का जो है शारीरिक वृद्धि और विकास तो होगा ही ना। तो यह आपको समझ में आया कि यह किस प्रकार से आपके शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए सहायक है। तो इसका कार्य क्या हो जाता है? शारीरिक वृद्धि और विकास करना। फिर अगला क्या कार्य हो जाता है इसका? श्वेत रक्त कणिकाओं को रोग भक्षण क्षमता में वृद्धि करना। जो आपका ये थायमीन होता है, थायमीन रक्त में उपस्थित जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी के रोगाणु भक्षण क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। फिर पाचन क्रिया में सहायक। पाचन क्रिया में थायमीन आपके पाचन तंत्र जो आपकी आते हैं, उसके कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए थायमीन आवश्यक होता है। फिर और क्या कार्य हो जाता है इसका? इसका और क्या कार्य हो जाता है कि पायरुविक एसिड की मात्रा का नियंत्रण करना। और क्या कार्य हो जाता है? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड के चयापचय के कोएंजाइम के रूप में यह कार्य करता है। फिर और क्या कार्य करता है? यह नाड़ी संस्थान के सही क्रियान्वयन में सहायक होता है। ये जो थायमीन होता है, जो थायमीन जो होता है आपका, यह नाड़ी संस्थान में ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्या आ जाता है? कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है। आपका जो थायमीन होता है, वह कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है। ये थे इसके कार्य। अब हम आगे क्या देख लेते हैं? आगे देख लेते हैं थायमीन की कमी के प्रभाव। तो थायमीन आपको पता होगा विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, हमने ये बचपन से पढ़ रखा है कि विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी-बेरी। ये तो जब हम छोटे थे तब बस यही इतना याद रखते थे कि जैसे हम याद रख लेते थे विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी-बेरी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। तो बस आपको बस यही इतना नहीं याद रखना है कि विटामिन बी1 की कमी से सिर्फ बेरी-बेरी हो जाता है। बेरी-बेरी तो होता है, लेकिन आपके लेवल पर यहाँ से क्या पूछा जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जो ये आपका बेरी-बेरी होता है, ये बेरी-बेरी होता है, लेकिन ये जो बेरी-बेरी होता है इसको 3 रूपों में देखा जाता है या इसको 3 भागों में बाँटा जाता है। तो यह जो आपका बेरी-बेरी है, यह कितने रूपों में पाया जाता है? 3। एक तो हो जाता है आपका शुष्क बेरी-बेरी, जो कि वयस्कों में पाया जाता है। एक हो जाता है आपका आर्द्र बेरी-बेरी, यह भी वयस्कों में पाया जाता है। एक होता है बाल बेरी-बेरी। ये जो बाल बेरी-बेरी होता है, यह पाया जाता है बच्चों में। यह रोग जो है बच्चों को होता है। तो जो आपका शुष्क बेरी-बेरी है, सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जो शुष्क बेरी-बेरी होता है, तो इसमें क्या होता है, हाथ-पैर की मांसपेशियाँ क्षीण होकर नष्ट हो जाती हैं। हाथ-पैर सूख कर काँटे जैसे हो जाते हैं। नाड़ियों की संवेदना समाप्त हो जाती है और पेरिफेरल न्यूराइटिस मतलब
आपसे ये पूछा जाएगा पेरिफेरल न्यूराइटिस किसमें हो जाता है? तो यह हो जाता है शुष्क वेरी वेरी। तो ये लेकिन जो पेरिफेरल न्यूराइटिस है इसमें होता क्या है? तो इसमें सुई चुभने जैसा दर्द होता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सुई जैसा चुभने जब शुष्क वेरी वेरी में सुई जैसे चुभने के दर्द को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये वर्ड आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुष्क वेरी-वेरी में क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो हाथ-पैर की मांसपेशियाँ क्षीण होकर नष्ट हो जाती हैं, हाथ-पैर सूखकर काँटे के समान हो जाते हैं, नाड़ियों की संवेदना भी समाप्त हो जाती है और पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। ये इतनी बातें आपको शुष्क वेरी-वेरी के बारे में ध्यान रखनी है। अब आ जाता है आपका आर्द्र वेरी-वेरी। आर्द्र वेरी-वेरी क्या होता है? इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं? तो शरीर में सूजन आना, ये लक्षण आपको बताए जा रहे हैं। क्या है? शरीर में सूजन आना। सूजन के कारण ही वेरी-वेरी को आर्द्र वेरी-वेरी कहते हैं। ठीक? फिर सूजन प्रारंभ में पैरों में होता है, जो धीरे-धीरे बढ़कर हाथ, पैर, चेहरे, गर्दन यहाँ सब भी हो जाता है। तो जो आपका आर्द्र वेरी-वेरी होता है, इसमें क्या अंतर होता है? ये होता है आपका सूजन आता है। सूजन आने के कारण इसको आर्द्र वेरी-वेरी कहते हैं। और स्टार्टिंग में सूजन कहाँ से होता है? स्टार्टिंग में ये जो है पैरों से स्टार्ट होता है सूजन। पैरों से धीरे-धीरे बढ़कर या हाथ, पैर, गर्दन मतलब हाथ में फिर गर्दन में, गले में ये सब पूरा चेहरे-वेहरे पे पूरा हो जाता है सूजन। इसे हम जो है फिर क्या हो जाता है ओडिमा की शिकायत हो जाती है। ओडिमा क्या होता है? ये टर्म आपको याद रखना है। ओडिमा आपसे पूछा जा सकता है। तो शरीर में पानी का जमा होना ही क्या कहलाता है? जब शरीर में पानी जमा हो जाता है वो क्या कहलाता है? ओडिमा कहलाता है। तो आर्द्र वेरी-वेरी में किसकी शिकायत हो जाती है? आर्द्र वेरी-वेरी में ये जो है ओडिमा की शिकायत हो जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं, मांसपेशियाँ भी इसमें प्रभावित होती हैं, किसमें? आर्द्र वेरी-वेरी में। अब हम बाल वेरी-वेरी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्द्र वेरी-वेरी में क्या होता है? यह शिशुओं में हो सॉरी बाल वेरी-वेरी में क्या होता है? तो यह शिशुओं में होने वाला रोग होता है। ये जो बाल वेरी-वेरी है आपको समझ में आ रहा होगा, बाल से बच्चा ही हो गया, चाहे इन्फेंट ही हो गया, जो आपके बच्चे छोटे-छोटे होते हैं इनको हम जब बाल वेरी-वेरी कहा जा रहा है इसके मतलब बालकों को होगा। बालकों का मतलब आप यहाँ से बॉयज़ से मत ले लीजिएगा। बॉयज़ से नहीं लेना है, यहाँ बालकों का मतलब बाल वेरी-वेरी का मतलब शिशु हो गया। तो यह शिशुओं को होने वाला रोग है। इससे क्या होगा? इससे भी मांसपेशियाँ प्रभावित होंगी, पाचन तंत्र भी प्रभावित होंगे और इसके 2 कारण हो सकते हैं। बाल वेरी-वेरी होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला माँ का स्वास्थ्य, अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बच्चे को वेरी-वेरी हो जाता है, ठीक? और फिर क्या हो सकता है? और हो सकता है दुग्ध में पोषण की कमी होना। ये भी हो जाता है आपका बाल वेरी-वेरी का कारण बन जाता है, ठीक? अब यह 2 प्रकार का होता है, कैसे? यह 2 प्रकार का होता है, वो कौन-कौन सा है? तो एक हो जाता है आपका कार्डियोवैस्कुलर टाइप। ये क्या होता है? हृदय से संबंधित होता है और इसमें हृदय का आकार जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हो जाता है न्यूरोटिक टाइप। ये इसमें क्या होता है? ये नाड़ी संबंधी समस्या होती है। क्या होती है? यह नाड़ी संबंधी समस्या होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम पढ़ते थे विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? वेरी-वेरी। लेकिन आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? वेरी-वेरी तो याद ही रखना है, साथ में कौन-कौन सी किस-किस प्रकार की वेरी-वेरी होती है और ये वेरी-वेरी रोग किसको होता है। तो आपको पता है आपने पढ़ा पहले क्या? शुष्क वेरी-वेरी, आर्द्र वेरी-वेरी और बाल वेरी-वेरी। शुष्क वेरी-वेरी और आर्द्र वेरी-वेरी वयस्कों में होता है और बाल वेरी-वेरी जो होता है वो बालकों यानी कि शिशुओं में होता है। इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि इसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? हम थायमीन को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप इसको चावल के ऊपरी परत में पाएँगे, भूसी में पाएँगे, यीस्ट में पाएँगे, हरी साग-सब्जियाँ जो हो गई, मटर, पनीर, मांस आदि, इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में आपको थायमीन मिल जाता है। अगर शरीर में इसकी अधिकता हो गई है, अगर जो है आपके शरीर में थायमीन की अधिकता हो गई है तो क्या क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन आएगा, आलस से आएगी, चक्कर आएगा, बेहोशी आएगी, अनिद्रा आएगी। इन सब की शिकायत जो है आपको हो जाएगी। कब? जब आपके शरीर में थायमीन की अधिकता हो जाएगी।
आगे आ जाता है क्या इसका संग्रह होता है? नहीं, इसका संग्रह नहीं होता है। जब इसका संग्रह नहीं होता है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इसे हमें दैनिक आहार में शामिल करना पड़ेगा। ठीक? अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट में क्या है? नोट में आपको यहाँ से याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जब मद्यपान अधिक करने वाले व्यक्ति में थायमीन की कमी हो जाती है, जिससे जिससे क्या होगा? वार्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्निक वर्निक नहीं है, वार्निक है, शायद यहाँ से मिल गया है। तो क्या हो जाएगा? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो है कोर्साकॉफ सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि सांस फूलने के साथ साथ खांसी आना। तो जो अगर थायमीन जो मद्यपान करते हैं, मद्यपान अधिक करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो जब इनमें थायमीन की कमी हो जाती है तो इनको क्या हो जाता है? इनको हो जाता है ये आपको शब्द याद रखना है कि जो आपके मद्यपान करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें जब मद्यपान अधिक करते हैं तो उनमें थायमीन की कमी हो जाती है। उससे क्या हो जाता है उनको? तो उनको हो जाता है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक? ये यहाँ से ये शब्द आपको याद रखना है। और वर्निक नामक वैज्ञानिक ने सन 1981 में इस रोग के बारे में बताया था। ठीक? किसके बारे में? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम के बारे में बताया था। अब ये हमने पूरा विटामिन बी1 के बारे में देख लिया। विटामिन बी1 के प्रकार भी देख लिए। प्रकार क्या देख लिए? हमने इसके कार्य देख लिए, विशेषताएँ देख ली, इससे होने वाले रोग देख लिए, इसकी अधिकता भी देख ली। हमने विटामिन बी1 को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे विटामिन बी2। हमें सारे विटामिन के बारे में थोड़ा-थोड़ा चर्चा कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक? अब हम इसके बारे में भी, इसके अन्य नाम के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो आपका विटामिन बी2 है, इसका अन्य नाम क्या है? तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे एक नया नाम देखते हैं, विटामिन जी। तो विटामिन जो आपका विटामिन बी2 है, इसके अन्य नाम में क्या आ जाता है? विटामिन जी। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये विटामिन जी, विटामिनियम अगर कहीं यहाँ पे आ गया तो हम उसको किसको अन्य नाम होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो विटामिन बी2 का अन्य नाम हो जाता है विटामिन जी। और फिर क्या नाम हो सकता है? पेलाग्रा शाइन पेलाग्रा, पेलाग्रा विथआउट पेलाग्रा, ये आपके हो जाते हैं विटामिन बी2 के अन्य नाम हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सन 1932 में वारवर्ग ने यह प्रमाणित किया कि फ्लेवोप्रोटीन से बना तत्व है। किससे बना तत्व है? फ्लेवोप्रोटीन। ये नाम आपको याद रखना है, क्या? फ्लेवोप्रोटीन। ठीक? सन 1933 में ह्यून ने यह सिद्ध किया कि शरीर में एंजाइम के साथ रहकर शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाता है। कौन? ये विटामिन बी2। फिर 1935 में इसका संश्लेषण कर यह पाया गया कि इसकी कमी से होठों के किनारे जो हैं वो फट जाते हैं। और ये इसकी हिस्ट्री है। ठीक? सन 1937 में काउंसिल ऑफ फार्मेसी एंड केमिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने सुझाव पर इस विटामिन का नाम रखा गया राइबोफ्लेविन। क्या नाम रखा गया? राइबोफ्लेविन। क्योंकि इसमें फ्लेविन नामक पदार्थ तथा राइबोज नामक शर्करा उपस्थित रहता है। किसमें? राइबोफ्लेविन में। तो इसमें जो फ्लेविन होता है, फ्लेविन नामक पदार्थ होता है, राइबोज नामक शर्करा पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? राइबोफ्लेविन। फिर अब विटामिन बी2 की भी विशेषताएं देखते हैं कि विटामिन बी2 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आपको पता है यह जल में घुलनशील विटामिन है, तो यह इसकी विशेषता भी यही हो जाए कि जल में घुलनशील विटामिन है। फिर अगला क्या आ जाता है? शुद्ध रूप से नारंगी की तरह पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। किसकी तरह? नारंगी की तरह पीले रंग का पदार्थ होता है। फिर अम्ल ताप वायु के प्रति स्थिर होता है, सूर्य की परावैंगनी किरणों में नष्ट हो जाता है, इसका संग्रहण भूरे रंग की बोतल में किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेषता में सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि विटामिन बी2 जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, ये शायद ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो विटामिन बी 2 होता है उसका संग्रहण किस में किया जाता है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भूरी रंग की बोतल में किया जाना है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा गया है कि पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है। अब विटामिन बी 2 के कार्य आ जाते हैं। विटामिन बी 2 के कुछ कार्य हैं, हमने बी 1 के भी कार्य देखे, अब विटामिन बी 2 के भी कार्य आ गए हैं, तो हमें इनको भी देखना है। तो सबसे पहला कार्य इसमें क्या देख लेते हैं कि जो ये आपका विटामिन बी 2 है, ये शारीरिक वृद्धि में जो है सहायक होता है। आपने हर विटामिन को लगभग देखा होगा, यह आपके शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह शरीर की कोशिकाओं मतलब जो आपके सेल होते हैं उनका क्या करता है? भरण-पोषण करता है। तो आपकी शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक हो जाता है। अगला आ जाता है हार्मोन को नियमित तथा नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। अगर जो है जो कार्बोज होते हैं, कार्बोज का ठीक से चयापचय हो, इनके लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। इस हार्मोन के नियंत्रण के लिए किसका कार्य होता है? यह इसका जो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में कार्बोज कार्बोज के चयापचय के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है, उनका नियमन और नियंत्रण कौन करता है? तो वह नियमन और नियंत्रण कौन करता है? राइबोफ्लेविन करता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला कार्य क्या आ जाता है? अगला कार्य आ जाता है आपका कोशिकाओं के श्वसन में सहायक होता है। कौन? विटामिन बी 2। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। राइबोफ्लेविन जो होता है वो आपके त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। या हमारी त्वचा को सुंदर, कांतिमय, आकर्षक और चमकदार ये सब बनाए रखने में आपकी त्वचा की सुंदरता में कौन आवश्यक होता है? तो ये जो आपका विटामिन बी 2 है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगला आ जाता है आपका कि तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले कई फ्लेवोप्रोटीन के कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कौन? ये भी है आपका विटामिन बी 2। फिर फ्लेवोप्रोटीन को कोएंजाइम होने के कारण प्रोटीन कार्बोज वसा में सहायक होता है। ये जो फ्लेवोप्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन कोएंजाइम होने के कारण प्रोटीन वसा और कार्बोज में सहायक होता है। ठीक। अगला आ जाता है आपका लाल रक्त कणिका बनने में सहायक होता है। कौन? विटामिन बी 2। आंखों की स्वस्थ रोशनी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपके विटामिन बी 2 की आवश्यकता होती है। इतना आपको इसके कार्य के बारे में याद रखना है, किसके? राइबोफ्लेविन के। अब अगला आ जाता है विटामिन बी 2 की कमी के प्रभाव। विटामिन बी की कमी के जो आपके शरीर में राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जीभ व होठों का स्वाभाविक रंग ना रहकर बैंगनी हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 2 की कमी है तो आपके जीभ और होंठ के रंग जो होते हैं, स्वाभाविक रंग होते हैं, वो नहीं रह जाएंगे। ये किस कलर के हो जाएंगे? तो ये बैंगनी रंग के हो जाएंगे। नाक कान की त्वचा लाल हो जाती है जिसमें पपड़ी निकलने लगती है। और क्या हो जाता है? मुंह में छाले आ जाते हैं, आँखों में जलन, खुजली, पानी निकलने की शिकायत हो जाती है। होठों के किनारे फटने लगते हैं जिसे चिलोसिस कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि चिलोसिस किसे कहते हैं या चिलोसिस में क्या होता है? तो क्या होता है? होठों के किनारे फटने लगते हैं, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जीभ जो है सफेद हो जाती है। पुरुषों के अंडकोश पर भी घाव हो जाते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। जब यह जो है शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक है, तो जब इसकी कमी हो जाएगी, अगर शरीर में आपके विटामिन बी 2 की कमी हो जाएगी, तो आपके शारीरिक वृद्धि और विकास में भी तो रुकावट आ जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें आपको कार्य से याद रखनी है, कुछ कमी से याद रखनी है और इसके उपचार क्या हो सकते हैं, वो भी आपको याद रखना है। कैसे? जैसे अगर आपको पता है कि जो है विटामिन बी 2 की कमी से, जैसे आपने अभी पढ़ा था विटामिन बी 1, अगर विटामिन बी 1 की कमी से बेरी-वेरी हो रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा बेरी-वेरी रोग को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विटामिन बी 1 की पूर्ति करना है, ठीक? अब आगे आ जाता है इसकी प्राप्ति के स्रोत। आप कहाँ से विटामिन बी 2 प्राप्त कर सकते हैं? तो सूखी खमीर, यकृत, अंडे का पाउडर, दूध का पाउडर, ताज़ा अंडा, मछली, मांस, सभी प्रकार के अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इन सब से आपको क्या मिल जाता है? इन सब से मिलता है आपको राइबोफ्लेविन।
फिर कुछ शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपको इन शब्दावली को ध्यान रखनी है कि इन शब्दावलियों का अर्थ क्या होता है। ये समझ लीजिए आपके लिए क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपका आ जाता है चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है? चिलोसिस में जो जैसे ये आपके होंठ हो जाते हैं, होंठ तो बनाना नहीं आ रहा है मुझे, फिर भी जैसे आपके ये होंठ होते हैं तो इनके किनारे जो है वो फटने लगते हैं। किसमें? चिलोसिस में। फिर आपका क्या हो जाता है? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में क्या होता है? तो जीभ पर घाव हो जाते हैं। ये होता है आपका चिलोसिस, जो आपके किनारे, होंठ के किनारे फटने लगते हैं। और जो आपके जीभ पर घाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्लोसाइटिस। अगला आ जाता है एंगुलर स्टमाइटिस। इसको क्या कहते हैं? एंगुलर स्टमाटाइटिस होता है। एंगुलर स्टामाटाइटिस, ठीक। ये क्या होता है? गाल पर घाव हो जाता है, होंठ पर बीच में अंदर की तरफ भी घाव हो जाता है। ये सारे जो होते हैं आपके जो है फेस से ही रिलेटेड बीमारियां होती हैं। जो विटामिन बी 2 है, ये विटामिन बी 2 की कमी के ही रोग आपको देखने को मिल रहे हैं। बस इनके टर्म थोड़ा अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखना है। फिर फिर क्या आ जाता है? एक आ जाता है आपका नासोलेवियल फोल्ड। ये क्या होता है? नासोलेवियल फोल्ड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? लाफ लाइन कहते हैं। या जो आपने देखा होगा कोई कोई लोग हंसते हैं तो उनके गाल पर यहाँ पर गड्ढा हो जाता है, तो क्या कहते हैं? लाफ लाइन या स्माइल लाइन पर घाव हो जाना। ये क्या होता है? आपका नासोलेवियल फोल्ड होता है। तो ये आपको ध्यान में 4 वर्ड रखने हैं, ये 4 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है आपका चिलोसिस, दूसरा हो जाता है आपका ग्लोसाइटिस, और तीसरा हो जाता है आपका एंगुलर स्टामाटाइटिस, और चौथा हो जाता है नासोलेवियल फोल्ड। ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। अब ये हमने आज सिर्फ विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2 के बारे में देखा है। अब नहीं है, सिर्फ यही इतना हमने जो है आज क्लास में हमने विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2 पर चर्चा किया है। ये आपको पता है हमें इसमें कई विटामिन पढ़ने हैं, तो हमें टाइम लगेगा। इसमें आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। नोट्स नहीं बनाते हैं, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक। फिर आप ये हमको बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।